अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है और पीडीएम ने हिकमत अमली बना ली है कि लॉन्ग मार्च जो है कैसे किया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। जो 26 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू होगा वो कहाँ से उसका आगाज़ हो, किस तरह वो लॉन्ग मार्च चलेगा, मुल्क के किन किन शहरों में कौन कौन उस लॉन्ग मार्च को लीड करेगा और कितना तवील होगा ये, और उसके बाद इस्लामाबाद जाकर क्या होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी 4 अप्रैल को कम से कम तब तक तो जब इस्लामाबाद जाने के बाद वहाँ पर लॉन्ग मार्च के शुरका ठहरेंगे, रुकेंगे, धरना देंगे। कहाँ कहाँ धरने देंगे ये सारी चीज़ें तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं। अब उसको अमली शक्ल देने के लिए पीडीएम का कल इजलास है और उस इजलास के लिए मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास है वो भी इस्लामाबाद में आज हो रहा है। मरीम नवाज़ इस्लामाबाद पहुंची हुई है उस इजलास में शिरकत के लिए। तो ये क्या होगा और लॉन्ग मार्च कहाँ जाएगा, और मरीम नवाज़ पहले उनकी बात कर लेंगे कि मरीम नवाज़ आज क्यों इतना गुस्से में थी, वो क्या कह रही थी, किसको मैसेज दे रही थी, मीडिया के लिए वो क्या कह रही थी और बाकी क्या बातें कर रही थी। पहले मरीम नवाज़ की बात करते हैं। जी, मरीम नवाज़ के लिए आपको पता तो होगा कि जनाब उनको नोटिस हो गए हैं इस लाहौर हाई कोर्ट से। वो जो उनकी ज़मानत मुस्तरद करवाने के लिए, ज़मानत मनसूख करवाने के लिए नैब ने जो दरख्वास्त दायर की हुई है, तो उस पर मरीम नवाज़ आज बोली हैं। इस्लामाबाद जाते हुए उन्होंने मीडिया टॉक की है जाती उमरा के बाहर। उन्होंने एक तो नैब को वो जिस तरह ज़ाहिर है वो रगड़ना चाह रही थी, जो उनका नैरेटिव है नैब के मुतालिक, एक तो उन्होंने वो बातें की हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं। मीडिया से भी गिले शिकवे किए और खूब किए हैं। उन्होंने कहा, जनाब सवाल हुआ ना जब उनसे कि वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि आपको, बल्कि मरीम नवाज़ ने खुद कहा कि ये जो नैब कर रहा है, एक तरफ धमकियां मिल रही हैं SMS करने की, कुचल के रख देने की धमकियां मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो अपना नैब जो है वो मुतहरिक हो जाती है और इमरान खान साहब खुद खुलकर मैदान में आए, इदारों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की। तो उस पर सहाफ़ियों का सवाल हुआ था कि धमकियाँ कौन दे रहा है, आपको ये बराह रास्त धमकियाँ दी गई हैं या आपके किसी लीडर के ज़रिए आप तक ये पैगाम की शक्ल में ये धमकियाँ पहुँचाई गई हैं, कौन दे रहा है धमकियाँ, ये सहाफ़ी ने सवाल किया था। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने गिला किया था और वो गिला करते हुए भूल गई कि जब वो चुप रहती थी तब भी मीडिया जो है वो उनकी बात करता था। लेकिन बहरहाल कुछ मीडिया की पाबंदियाँ होती हैं, मीडिया को ज़ाहिर कमर्शियल मीडिया है भाई, सियासतदानों को चुप नहीं होना चाहिए। मीडिया की तो अपनी मजबूरियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहती हैं और वो हैं, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। वो जो नवाज़ शरीफ के ऊपर पाबंदी लगी है जिसको मानकर मीडिया बैठा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जनाब एक तो पहले तो आप नवाज़ शरीफ साहब का वो बयान चलाएं जिसमें उन्होंने नाम लिए हैं, आप में हिम्मत है, आप पहले वो बयान चलाएं, उसके बाद आप मुझसे सवाल करें कि कौन धमकियां दे रहा है, फिर आपको जवाब मिलेगा, बस अदरवाइज़ जवाब नहीं मिलेगा। अब खैर मरीम नवाज़ साहिबा को पता है कि जनाब ये वो मीडिया पे तो नहीं चलना और कोई नहीं चलाएगा ज़ाहिर है। और वो फवाद चौधरी साहब पहले ही कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन बन जाएंगे। उनकी जो नवाज़ शरीफ साहब का तर्ज़ अमल है, तर्ज़ सियासत है, वो उनको अल्ताफ़ हुसैन बना रहा है तेज़ी के साथ। ये फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब या हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। तो ज़ाहिर है अब वो मीडिया, अब सोचें कि जब अल्ताफ़ हुसैन को क्या डिक्लेयर किया गया था, अब ज़ाहिर नवाज़ शरीफ साहब को उस तरफ जो है वो इशारे दिए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो उनके ऊपर भी जो पाबंदियाँ हैं वो इसी वजह से हैं कि वो भी अल्ताफ़ हुसैन की तर्ज़ की सियासत कर रहे हैं। अब ज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन ने तो जिस तरह के नारे लगवाए थे सबको पता ही है। तो बहरहाल एक तो मरीम नवाज़ साहिबा ने ये मीडिया पर गिला किया है, लेकिन मीडिया, वो मैंने पहले जो बात कर दी कि जनाब मीडिया तो कमर्शियल मीडिया है, किसी की घी की मिल है, किसी की पेपर मिल है, किसी ने सुई गैस का से फ़ायदे लेने, ये तो बड़े इदारे बड़ी ताकतों के सामने तो क्या, ये तो वापडा और सुई गैस के ख़िलाफ़ खबरें नहीं चलाते, ये वो मीडिया है। तो मरीम नवाज़ साहिबा आपने जो बात करनी है आप मीडिया के कंधे पे रख के मत करेंगे। अगर मीडिया चलाएगा तो आप करेंगी, आप कर सकती हैं तो आप कर लें, आप करती भी रही हैं, इसमें अजीब ये भी नहीं है कि नहीं करती रही। तो बहरहाल
एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा मरीम नवाज़ ने एक और बात की है, वो जो मुसलसल हुकूमत कहती रही है कि जनाब मरीम नवाज़ बाहर जाना चाहती हैं। शेख रशीद साहब ने कहा था और दूसरों ने भी कहा था कि जनाब उनको कोई सर्जरी है, उनका कोई मसला है, यहाँ पर तो इलाज करवा नहीं सकते और ये है वो है, तो बाहर जाना चाह रही है। और मरीम नवाज़ साहबा जो है वो दरख्वास्तें दे रही हैं, मतलब एक तहरीरी दरख्वास्तें नहीं होती, किसी और तरीके से दरख्वास्तें दे रही हैं, इधर उधर से पैगाम भिजवा रही है कि जनाब मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो मरीम नवाज़ ने उसको तो आज बहरहाल खूब जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि जनाब ये मुझे ट्रे में रख कर भी, प्लेट में रख कर भी अगर ये मुझे कहेंगे ये आपका पासपोर्ट है, ये आपके वीज़े हैं, ये आप बाहर जाएं, अगर इजाज़त देंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। इमरान खान जब तक इक़्तिदार में है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और फिर कोरोना पर जो मरीम नवाज़ बड़ी खूबसूरत, वो क्योंकि चुटकुले भी छोड़ती हैं मरीम नवाज़, तो उन्होंने कोरोना पर भी चुटकुला छोड़ा कि जनाब वो जो कोरोना, अब क्योंकि अपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है तो कोरोना आ गया है। कोरोना की तो खैर वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन इमरान खान की वैक्सीनेशन जो है वो हमने करनी है, उनको इक़्तिदार से बाहर निकाल कर। तो लिहाजा मैं नहीं बाहर जा रही, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर जाना होगा, उसके बाद मैं बाहर जाना हुआ तो मैं चली जाऊंगी। तो ये तो बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा ने जो खूब आज लताड़ा हुकूमत को। अब है पीडीएम कल क्या करेगा, क्या मामला होंगे पीडीएम में। मैं आपको पहले ही 2-3 व्लॉग्स में गुजारिश कर चुका हूँ कि पीडीएम के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं पीडीएम के अंदर, उसमें उसके तहत एक तो ज़ाहिर है पंगा होगा, सीधी तू तड़ांग होगी, सीधा जो होता है ना सख्त आर्गूमेंट होगा। तल्ख कलामी की हद तक तो बात खैर नहीं जाती इन सियासी लोगों के दरमियान, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक दूसरे की बात को रद्द करने के लिए तल्ख लहजे अख्तियार किए जाएंगे, और वो ज़्यादा इम्कान है मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान होंगे मामला। और वैसे भी मौलाना फजल रहमान साहब को वटी बढ़ा है, गुस्सा ही बढ़ा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के गफूर हैदरी साहब को वोट नहीं मिला सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में। 7 लोग जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किया, उन्होंने यहाँ नहीं दिया, वो 7 वोट चला गया उधर आफरीदी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो उधर चला गया। तो मौलाना साहब ये गुस्सा भी निकालेंगे, ज़ाहिर है मौलाना साहब का गुस्सा बजा भी है कि भाई आप इत्तेहाद में हैं और इत्तेहाद में रहते हुए आप ये कुछ कर रहे हैं कि आप अपने लोग काबू नहीं करें। मौलाना साहब ने एक डिमांड कर दी है कि जनाब पता लगाएं इनमें मेरे कितने हैं, आपके कितने हैं, यानी पीपल्स पार्टी के कितने, मुस्लिम लीग नून के कितने हैं, तो ज़रा पता तो करें ना। अब ऐसे तो नहीं होगा कि जनाब आप जो है वो ये इत्तेहाद में बैठे भी हों, अपने कैंडिडेट का आप वोट पूरा कर लें। वो अलग बात है कि वो मुस्तरद हो गए तो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, तो आप अपना तो हिसाब किताब बराबर रखें और मेरे कैंडिडेट के जो है वो वोट कम पड़ हो जाएं, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। लिहाजा आप ज़रा पता करें, तो वो वाला मामला भी होगा। और फिर मामला जो इस्तीफ़ों वाला है वो ज़ाहिर ज़्यादा होगा, इन के दरमियान तलखी की वजह कह लें या आर्गूमेंट की वजह कह लें, बहरहाल तवील डिस्कशन की वजह कह लें, वो होगा इस्तीफ़ों का मामला। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं होगी। और अब उसके बाद अगर फ़ैसला हो जाता है, सारी जमातें कर लेती हैं तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर इजलास में पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ़ राय के साथ जा रही है इस्तीफ़ों का। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हुआ है कि जनाब हमें इस्तीफ़े देकर फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए, या इस्तीफ़े हाथ में लेकर लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए, वगरना लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मामला भी होगा। लेकिन पीडीएम लॉन्ग मार्च कैसे करने जा रहा है, जिस लॉन्ग मार्च में मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों के साथ जाना चाहिए, वो लॉन्ग मार्च करने के लिए पीडीएम की प्लानिंग क्या है, तो वो मैं आपके सामने पहले भी मैं रख चुका हुआ हूँ। लेकिन अब क्योंकि वो ज़्यादा करीब आ रहा है वो लॉन्ग मार्च, तो अब उसमें मज़ीद उसको फ़ाइन ट्यून किया गया है पीडीएम की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से। तो वो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि जनाब वो अब होगा ये कि 26 को मौलाना फजल रहमान साहब चलेंगे कोयटा से, 26 को ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चलेंगे कराची से। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए पहले ये सोचा जा रहा था कि मौलाना साहब जो हैं वो आए यहाँ पर बलूचिस्तान से होते हुए पूरे और वो पहुँचे यहाँ पर सक्खर या सिंध बलोच अपना सिंध के अंदर दाखिल हो, तो वहाँ पर फिर कहीं किसी पॉइंट पर, चाहे वो कम्मू शहीद हो, चाहे वो कश्मीर हो, या कोई भी पॉइंट जो या सक्खर हो, सादिकाबाद हो, घोटकी हो, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के जो लॉन्ग मार्चेस हैं आपस में मिले और वहाँ से फिर आगे बढ़े। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब जो नई तजवीज़ सामने आई है और नई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वो ये आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान में ज़ोब वगैरह के ज़रिए से उधर से होते हुए आएंगे और डेरा इस्माइल ख़ान से होके फिर वो निकलेंगे उधर से जो है वो
मियाँ वाली जो रोड है इंडस हाईवे से होते हुए वो जाकर कहीं जीटी रोड पर चढ़ेंगे पंजाब में ही, और फिर वो उनको ये सारे जो हैं वो आगे जाकर जीटी रोड में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे जेहलम में या कहीं, ये अब कल उसको देखेंगे कि कहाँ हो सकता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के उस तरफ से आना चाह रहे हैं। वो यहाँ से जो है वो मतलब सिंध में दाखिल नहीं होना चाह रहे, वो वहाँ से बलूचिस्तान से होते हुए KPK में थोड़ा सा दाखिल होने के बाद फिर वो आना चाह रहे हैं पंजाब में। तो वो रूट फाइनलाइज़ हो रहा है और उसके बाद जीटी रोड पर पहुंचेंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफ़िला है वो भी इतने में यहाँ से होता हुआ पहुंचेगा पंजाब में। जब पंजाब में दाखिल होगा तो रहीम यार ख़ान में उनको जो है वो मखदूम अहमद महमूद, और उसके बाद आगे मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी यानी पीपल्स पार्टी ही, और डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के काफ़िले भी। तो वहाँ से होते हुए फिर ये लोग जब लाहौर पहुँचेंगे तो लाहौर में, लाहौर शहर के बाहर फिर शादरा का मकाम होता है या आगे चल के कालाशाह काकू होता है, वहाँ पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के जुलूस मिल जाएंगे। और फिर यहाँ से जब ये आगे जाएंगे तो आगे जाकर कहीं जेहलम वगैरह के करीब या पिंडी से पहले पीछे कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके इसको ज्वाइन करेंगे, और फिर जो ANP है वो पेशावर से आती रहेगी और ये सारे पहुँचेंगे वहाँ पर, दाखिल होंगे जीटी रोड के ज़रिए रावलपिंडी में। ये इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, ये सीधे रावलपिंडी में दाखिल होंगे। वो एक जो सिग्निफिकेंट था ना कि रावलपिंडी की तरफ जाने वाला मामला, अब वो रावलपिंडी में जो जिसकी इम्पोर्टेंस है जिस मकाम की, वहाँ नहीं जाएंगे लेकिन जाएंगे रावलपिंडी। अब वो एक इशारा है कि रावलपिंडी की तरफ हम अब जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज़ शरीफ साहब कोई मतलब ये उसमें नहीं बैद कि वो कल ये कह दें कि नहीं जी रावलपिंडी में उधर भी जाना है, लेकिन बहरहाल उसको भी ज़ाहिर बाकी जमातें देखेंगी। लेकिन रावलपिंडी में जाएंगे, रावलपिंडी में जाने के बाद फैज़ाबाद के मकाम पर इनका पहला धरना होगा, और फैज़ाबाद में पहले धरने के बाद ये वहाँ पर क़याम करेंगे। 30 या 31 को पहुँचेंगे, क्योंकि लंबा है इनका प्रोग्राम है कि 30 मार्च को पहुँचा जाए, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि लॉन्ग मार्च है तो 24 48 घंटे लेट भी होगा पाकिस्तानी ट्रेनों की तरह, जिस तरह पाकिस्तानी ट्रेनें लेट होती हैं, तो ये भी इम्कान है कि वो लेट भी हो जाए। लेकिन बहरहाल तो वो जब फैज़ाबाद में इस्लामाबाद में पहुँचेंगे वहाँ पर धरना होगा, फिर उसके बाद 4 अप्रैल तक वो वहाँ पर क़याम करेंगे, और 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जो जलसा है वो तजवीज़ दी गई है कि वो वहाँ पर हो, इस बार गढ़ी खुदाबख्श में ना हो। 27 दिसंबर बेनज़ीर की बरसी का जलसा भी जो है वो गढ़ी खुदाबख्श के में इस बार हुआ था, उससे पहले एक बार पिंडी में भी हो चुका हुआ है। तो ये तजवीज़ है कि जनाब ये जो जलसा है भुट्टो साहब की बरसी का, वो जलसा 4 अप्रैल का वो भी वहाँ पर हो। उनकी जो जाए शहाद, जहाँ उनको फांसी दी गई थी, जाए शहादत जिसको पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं या उनके मानने वाले कहते हैं, वैसे ज़ाहिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाजायज़ कत्ल किए गए थे, अदालती कत्ल था उनका। तो बहरहाल तो वो वहाँ पर अब वो भी जिस मकाम पर है जहाँ है वहाँ के लिए भी कुछ जोन्स जो है वो अब PDM को आगे जाना पड़ेगा। तो एक ये है कि वो बरसी भी वहाँ पर की जाए, और फिर वहाँ उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए इस्लामाबाद की तरफ, रेड जोन की तरफ, और वहाँ पर जाकर धरना दिया जाए। और ये धरना जो है रोज़ों से पहले तक इसका कोई, यानी रमज़ान शरीफ से पहले तक इसका कोई नतीजा निकाला जाए, कोई ऐसी कोशिश की जाए, कोई टेक्निक लड़ाई जाए। अब वो नतीजा निकलता है नहीं निकलता अलग बात है कि धरने से या 8-10 दिन जाकर वहाँ बैठ जाने से, चाहे वो रावलपिंडी में बैठें, चाहे आप वहाँ पर डी चौक पर बैठें, कहीं पर भी बैठें, उसका नतीजा निकलता है नहीं निकलता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद इस्तीफ़े अगर मौलाना साहब लेकर जाते हैं साथ, इनकी मानी जाती है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और जो कि नवाज़ शरीफ साहब भी चाहते हैं कि इस्तीफ़े इस बार लेकर जाएँ साथ, और फिर एक ही बार जो है वो निज़ाम से बाहर आकर फिर हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला सीन करें। तो ये ज़ाहिर है मौलाना साहब भी कोशिश कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद वहाँ पर उनके पास जो सवाल है सबसे बड़ा कि उसके बाद क्या होगा, उसका जवाब ज़ाहिर है उनको PDM के इजलास में भी देना होगा। और फिर जब धरने पर जाकर बैठ जाएंगे, तो एक धरना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिया था, काफ़ी दिन बैठे थे जाकर इस्लामाबाद के बाहर, और उस धरने के बाद चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की यकीन दहानी पर वो चल पड़े थे वापस। तो अब के भी ऐसा ना हो कि इस्तीफ़ा लेने तो जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि धरनों से इस्तीफ़ा, वो इमरान खान ठीक कहते हैं, कभी कभी कोई बात ठीक करते हैं, लेकिन ये वाली बात ठीक कहते हैं इमरान खान साहब कि जनाब मैं 126 दिन धरने देकर इस्तीफ़ा नहीं ले सका था, तो आप जो है वो कैसे ले सकते, और आप इतना लंबा धरना दे भी नहीं सकते। और वाकई बात ठीक है, इमरान खान का धरना स्पॉन्सर्ड था, फुल्ली स्पॉन्सर्ड था, सबको पता है कि उसको कहाँ से सपोर्ट मिलती थी। तो वो जब नहीं कर सके थे, वो जब इस्तीफ़ा नहीं ले सके थे, तो ये भी ज़ाहिर है धरने से तो कोई इम्कान कम है, कोई और लॉन्ग मार्च और धरने के दौरान कोई और करिश्मा हो जाए, कोई और चमत्कार हो जाए तो और बात है।
तो बहरहाल तो अब ये है कि जनाब पीडीएम अब इस तरह सोच रही है कि पूरे मुल्क से जुलूस निकलेंगे और वो जुलूस जो है वो उनका रास्ता वो सबका होगा जीटी रोड की तरफ, और जीटी रोड से होते हुए वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद में जाकर भुट्टो साहब की बरसी भी वहाँ मनाएंगे। और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी, तो रावलपिंडी का भी एक वो अलामती जो होता है ना, रावलपिंडी की अलामत जो है, उस अलामत को भी वो टच करना चाह रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे, मैसेज भी देना चाह रहे हैं। तो ये सारा कुछ होगा। और कल का इजलास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पीडीएम का, ना सिर्फ जो मैं बार बार कह रहा हूँ अब, ना सिर्फ हुकूमत के अगेंस्ट, बल्कि पीडीएम की अपनी जमातों के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसको भी लेकर पीडीएम का ये जो इजलास है ये इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत सिग्निफिकेंट इजलास होगा। और नवाज़ शरीफ साहब नको नकाए हुए हैं, उनके बयानात आप वीडियो बयानात देख रहे हैं। मरीम नवाज़ आज जो कह के निकली हैं लाहौर से, ये भी उन्होंने कहा बल्कि कि जनाब मैं पहले भी 2 बार जेल जा चुकी हुई हूँ, अब भी मुझे जेल भेजेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर मुझे जेल भेजा जाएगा तो तहरीक को लीड करेंगे नवाज़ शरीफ। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। यहाँ पर उनसे पूछा गया था कि फिर हमजा शहबाज लीड करेंगे, तो उस पर उन्होंने कल्टी मारी मरीम नवाज़ ने। मुस्लिम लीग नून की दोनों ख़ानदानों के अंदर, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के अंदर वो जो शेख रशीद नून और मीम की बातें करते होते हैं, नून मीम शीन की, तो वो वाला मामला जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया। बात आ गई कि जनाब हमजा भी बाहर है, हमजा भी लीड कर सकते हैं। हमजा वैसे कोरोना कोई किसी और को हुआ, ये हमजा नहीं है। अच्छा, तो वो हमजा अभी जेल से ताज़े आए हैं। वो काफ़ी सारे, मैं उस दिन जब उनसे मिला था तो काफ़ी निढाल कर रहे थे, लेकिन बहरहाल सियासतदान अगर निकलते हैं तो फिर वो निकल पड़ते हैं। फिर उनकी ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उनकी तबीयत, उनकी सेहत, यानी वो जेल में रहने की वजह से कोई ऐसा बड़ा मसला ना हो गया हो। तो लेकिन मरीम नवाज़ उस तरफ नहीं आई। मरीम नवाज़ ने सीधा कह दिया कि फिर नवाज़ शरीफ साहब लंदन से बैठ के तहरीक को लीड करेंगे अगर मुझे जेल भेजा गया तो। यानी एक पैगाम ये भी मरीम नवाज़ ने दे दिया कि नवाज़ शरीफ के मुतबादिल मैं हूँ, अगर मैं अंदर जाती हूँ तो फिर कोई और नहीं आएगा, फिर नवाज़ शरीफ साहब खुद ही आएंगे। अभी मैं हूँ, बाहर हूँ, मैं करूँगी सारा कुछ। और पीडीएम के इजलासों में भी वही जा रही हैं ज़ाहिर है अब, और बाकी पीडीएम की लीडरशिप जो है पीएमएलएन की वो भी जा रही है। तो बहरहाल कल के इजलास पर नज़रें सारी, और ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च वाला जो मामला है कि लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी जो बनेगी वो क्या होगी, कितने दिन का क़याम होगा, लंबा क़याम होगा या सिर्फ रोज़ों तक होगा, इस्तीफ़े लेकर वापस आएंगे, या उसके बाद लॉन्ग मार्च के बाद का कोई प्लान भी है या बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें कल तक सामने आ जाएंगी। और कल अगर नहीं ये कर पाते तो फिर स्टीयरिंग कमेटी आ जाएगी, स्टीयरिंग कमेटी में होगा। लेकिन बहरहाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, अब पीडीएम को लॉन्ग मार्च के साथ साथ प्लान बी और प्लान सी भी बनाने का कहा गया है पीडीएम के कुछ इत्तेहादियों की जानिब से, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस करके निकलें, बाकी चीज़ें भी देखें। तो कल प्लान बी भी, प्लान सी भी, ये सारे डिस्कस होंगे। और इस्तीफ़ों का मामला गर्म होगा, बहुत गर्म होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।